जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपको बीटीजीएस क्लासेस में। आज हम अपने वीडियो में मुख्य रूप से पढ़ेंगे अमाशय और छोटी आंत की चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्व के वीडियो में मैंने बता दिया था कि मुख गुहा और ग्रासिका की कार्य प्रणाली को समझा दिया था, बता दिया था। उसी के क्रम में आगे हम बढ़ रहे हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो है अमाशय और छोटी आंत की से संबंधित, अर्थात अमाशय की कार्य प्रणाली और छोटी आंत की कार्य प्रणाली को हम समझने का प्रयास करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाले सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं अमाशय की कार्य प्रणाली को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमाशय की स्थिति, अर्थात अमाशय कहां स्थित है। तो अगर हम इसमें देखें, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, पूर्व में ही बनाया था। इसी से समझने का प्रयास करते हैं कि अमाशय है कहां। तो हम ऊपर देख रहे हैं, इस यहां से अगर ऊपर देख रहे हैं तो ये ग्रासिका है, और यहां से अगर नीचे देख रहे हैं तो ये छोटी आंत है। तो कहेंगे, हम कह सकते हैं कि ग्रासिका और छोटी आंत के बीच के पार्ट्स को हम अमाशय कहते हैं। अर्थात ग्रासिका और छोटी आंत के बीच जो पार्ट होता है, जो अंग होता है, उसको हम अमाशय के रूप में जानते हैं। आकृति को देख लीजिए, ये आकृति जो है वो चौड़ी होती है। जहां तक पाचन क्रिया, पाचन तंत्र में जितने भी अंग होते हैं वो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन ये जो अंग है ये चौड़ी थैलीनुमा अंग होता है। भोजन इसमें लगभग 4 घंटे तक रुकता है। अब आइए हम इसको देखते हैं अमाशय के कार्य प्रणाली को। तो ये अमाशय का स्ट्रक्चर यहां न बनाकर हमने यहां बना दिया है। यहां से हम समझेंगे अमाशय के कार्य प्रणाली को कि अमाशय अपना कार्य पाचन क्रिया में कैसे करता है। तो आइए समझते हैं। तो ये अमाशय के को अध्ययन करने के लिए या इसके कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। अर्थात अमाशय को हम कह सकते हैं कि अमाशय को 3 पार्टों में बांटा गया है, उसके कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें जो सबसे ऊपरी पार्ट जो है, सबसे ऊपर वाला भाग, उसको कार्डियक भाग कहते हैं, कार्डियक भाग। और कार्डियक के नीचे जो पार्ट है उसको फुंडिक भाग कहते हैं, फुंडिक भाग कहते हैं। और फुंडी के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग। इस प्रकार हमने देखा कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फुंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक। अब हम देखते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है। तो ये जो अमाशय के आंतरिक दीवार है, अमाशय के आंतरिक दीवार, ये आंतरिक दीवार का निर्माण एपिथेलियम नामक सेल से हुआ रहता है। अर्थात एक बार और समझ लें इसको कि अमाशय के आंतरिक भाग का जो दीवार होता है, आंतरिक भाग जो होता है, वो एपिथेलियम नामक सेल से बना रहता है। अब एपिथेलियम नामक सेल, ये इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो उबड़ खाबड़ रहता है, धंसा रहता है, उठा रहता है, धंसा रहता है, उठा रहता है। इसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यक ये है कि एपिथेलियम सेल से, ये जो इसमें एपिथेलियम सेल मिलते हैं, इन्हीं सेलों से जठर ग्रंथि का निर्माण होता है, अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है। तो इसको आप याद रखें कि जठर ग्रंथि का निर्माण जो होता है वो एपिथेलियम नामक सेल से होता है। अब ये जठर ग्रंथि अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 प्रकार के सेल का निर्माण होता है। ये जठर ग्रंथि जो है ये 3 प्रकार के सेल का निर्माण करती है। उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है श्लेष्मा सेल अर्थात म्यूकस सेल, दूसरा है अम्लजन कोशिका अर्थात पेरिटियल सेल, और तीसरा है मुख्य कोशिका अर्थात जाइमोजियन सेल। इसमें हम इन तीनों प्रकार के सेलों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेल की चर्चा हम यहां करेंगे, जो
पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं श्लेष्मा सेल, तो श्लेष्मा सेल और अम्लजन कोशिका और मुख्य कोशिका, इन तीनों से एक प्रकार का रस निकलता है, एक प्रकार का स्राव निकलता है, और इन सभी स्रावों को सामूहिक रूप से जठर रस कहते हैं। अच्छा, अर्थात गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसको एक बार और समझ लीजिए कि म्यूकस सेल, पेरिटियल सेल और जाइमोजेन सेल, इन तीनों से एक प्रकार का रस निकलता है, अलग रस निकलता है, और इन सभी रसों के समूह को हम जठर रस कहते हैं। अब देखते हैं इन जठर रस का कार्य क्या होता है। तो ये जठर रस जो निकलते हैं, इसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है। जैसे श्लेष्मा से जो जठर रस निकलता है उसको म्यूकस कहा जाता है, अर्थात म्यूकस सेल से जो स्राव निकलता है उसको म्यूकस सेल कहते हैं। पेरिटियल सेल अर्थात अम्लजन कोशिका से जो स्राव निकलता है उसको हाइड्रोक्लोरिक से रस कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब बारी बारी से हम इसकी कार्य प्रणाली को देखेंगे कि ये कैसे पाचन क्रिया में सहयोग करते हैं। तो कार्य अगर देखा जाए तो ये म्यूकस का जो कार्य है, मुख्य रूप से ये म्यूकस का जो कार्य है वो है आमाशय की आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करना। म्यूकस का कार्य है आमाशय के आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करना। तो किससे सुरक्षा प्रदान करना? तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से आमाशय की सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन ये सब मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं, और हम जानते हैं कि ये भी एक प्रोटीन है, अर्थात मांस भी ये आमाशय के आंतरिक दीवार जो है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। तो चूंकि ये लोग प्रोटीन का पाचन करते हैं तो हो सकता है कि इसको भी पचा उचा दे, इसलिए इसको मतलब आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से आमाशय की दीवार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात अम्लजन सेल से, पेरिटियल सेल से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है उसका कार्य क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मुख्य कार्य होता है वो इन भागों में होता है। इसमें कार्य कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन के पाचन का शुरुआत करते हैं। आमाशय में जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है और बदलने के बाद प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, अर्थात यहां पर आमाशय में प्रोटीन का पाचन होने लगता है। अब दूसरा कार्य जो होता है वो होता है जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करना। हमने मुख्य गुहा में बताया था कि उसमें भी एक एंजाइम निकलता है मुंह से, लार से, जिसका नाम होता है लाइपेज, वो भी जीवाणु मारने का काम करता था, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जीवाणु मारने का कार्य कर रहा है। कहने का अर्थ है कि जब हम ऊपर मुख्य गुहा में भोजन ग्रहण किए थे और उसको हो सकता है कि किसी कारणवश जल्दी जल्दी हमने खा लिया था और जितना जीवाणु उसमें मरना था वो मर गया था, लेकिन कुछ जो बच गए थे वे चले जाते हैं आमाशय के भाग में, अर्थात ये कार्डियक भाग में, और यहीं पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको नष्ट कर देता है, अर्थात ये जीवाणु को भी खत्म कर देता है। दूसरा कार्य होता है भोजन को अम्लीय बनाना। भोजन को अम्लीय बनाना, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये तो स्वयं अम्ल है, अतः ये क्या करता है, इसमें जितने भोजन होते हैं उसको अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आमाशय में, आमाशय के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उसको हम भली भांति से देख लिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसको हमें याद रखना है कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो आमाशय में, अर्थात आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन साथ साथ वसा का भी आंशिक पाचन शुरू हो जाता है। वसा का भी आंशिक पाचन शुरू हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज नामक द्वारा एक रसायन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज,
जिसके द्वारा आमाशय में ही प्रोटीन का वसा का पाचन शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे छोटी आंत। छोटी आंत की स्थिति हम थोड़ा सा देख लें। छोटी आंत है कहां? तो ये है छोटी आंत, अर्थात जहां पर आमाशय समाप्त होता है, अर्थात ये पाइलोरिक पार्ट जहां समाप्त होता है वहां से लेकर और यहां तक, अर्थात जहां से बड़ी आंत शुरू होती है, इन सभी पार्ट को हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। इसमें पाचन का पूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात छोटी आंत में पाचन का संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात ये पूर्ण पाचक यहां हो जाता है। पाचन, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये छोटी आंत पाचन में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो हमने ये बनाया है छोटी आंत का एक छोटा सा रूप। यहां जो छोटी आंत बनाया था इसी का एक छोटा सा पार्ट हमने यहां बनाया है और यहां से देखेंगे कि क्या होता है। तो छोटी आंत में भोजन आता है, अर्थात यहां से भोजन प्रवेश करता है। अब इसको देखते हैं छोटी आंत में कार्य होता है क्या। तो छोटी आंत को अध्ययन के दृष्टि से इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रहणी, अर्थात ऊपर का भाग को यहीं पर बना देते हैं, ऊपर के भाग को ग्रहणी। मध्य वाले भाग को हम कहते हैं जेजुनम, और नीचे वाले भाग को कहते हैं इलियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसके? छोटी आंत के। सबसे ऊपरी पार्ट को ग्रहणी कहते हैं, बीच वाले भाग को जेजुनम कहते हैं और नीचे वाले भाग को इलियम कहते हैं। अब देखते हैं इसका कार्य कैसे होता है। तो ये जो ग्रहणी है इसमें एक नली रहता है, ये नली रहता है। इस नली में 2 नली पूर्व से जुड़े रहते हैं। इस नली में 2 नली पूर्व से जुड़े रहते हैं। एक आता है अग्नाशय से, ये आता है अग्नाशय से, एक आता है अग्नाशय से, और दूसरा नली जो आता है वो आता है यकृत के पित्ताशय से। अगर हम देखें तो ये जो सबसे ऊपरी पार्ट है, छोटी आंत का सबसे ऊपरी पार्ट अर्थात ग्रहणी, इसमें एक नली जुड़ा रहता है और ये नली भी 2 नलियों से मिलकर बना रहता है, जिसमें एक नली आता है अग्नाशय से और दूसरा आता है यकृत के पित्ताशय से। तो अग्नाशय से जो आता है वो अग्नाशयी रस लेकर आता है, अग्नाशयी रस लेकर आता है, अर्थात अग्नाशय से जो रस आते हैं वो अग्नाशयी रस लेकर आते हैं और यकृत से जो पित्ताशय से रोज जाता है वो पित्त लेकर जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटी आंत जो है वो अग्नाशय से भी जुड़ा रहता है और पित्ताशय से भी जुड़ा होता है। अग्नाशय से आने वाले रस को भी अवश्य लेता है और पित्ताशय से पित्त से भी रस को वो ग्रहण करता है और वो पाचन क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि अग्नाशय से और पित्ताशय से रस आते हैं वो किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। तो ग्रहणी, ये जो हमने समझा दिया अग्नाशय से अग्नाशयी रस में, अब अग्नाशयी रस में आता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, अर्थात 3 प्रकार के रस आते हैं। वे कौन कौन होते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ये 4 प्रकार के रस आते हैं। कहां से? अग्नाशय से, अर्थात इससे जो आते हैं वो 4 प्रकार के रस आते हैं। अब यकृत के पित्ताशय जो पित्त का जो स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है, ये हमने बताया पित्त का स्राव होता है। ये जो होता है ये क्षारीय होता है और भोजन को क्षारीय बनाता है, जिसमें अग्नाशयी रस अपना कार्य पाचन में कर सके। अब इसमें समस्या ये है कि ये जो आमाशय से जो भोजन आया था उसमें वहां पे अम्ल मिल गया था। तो भोजन ये जो आया था वो अम्लीय हो गया था। क्या हो गया था? अम्लीय। लेकिन अम्लीय भोजन को ये अग्नाशयी रस काम नहीं करेगा, उसको वो काम करने से इनकार करेगा। बोले कि हमको ये अम्लीय कार्य हमको नहीं कर पाएंगे। तो उसकी सहायता कौन करता है?
वो पित्ताशय जो जाता है, वो पित्ताशय से जो पित्त जाता है इस भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। अर्थात पित्त जो ऊपर से आया था अम्लीय भोजन, उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उसको क्या करता है, क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देता है। और जब क्षारीय बन जाता है तो अग्नाशय से आने वाले अग्नाशयी रस उस पर कार्य करते हैं और उसका पाचन क्रिया पूर्ण करते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है ये इलियम, इसमें एक ऐसी रचना होती है जिसके रसांगुल कहते हैं, रसांगुल कहते हैं। अब रसांगुल को इंग्लिश में विली कहते हैं, विली। इस विली द्वारा अर्थात रसांगुल द्वारा इसमें क्या होता है, इस पोषक तत्व अर्थात भोजन में जितने पोषक तत्व आए थे उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है, वो खींच लिया जाता है। और ये बिल्ली जब उस पोषक तत्व को खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषण करके वो ब्लड को दे देते हैं, खून को दे देते हैं कि आप इसको लीजिए और जाइए, जिसकी जहां जरूरत है वहां पर दे दीजिए। इस प्रकार रसांगुल अर्थात बिल्ली तो भोजन में आए पोषक तत्वों का अवशोषण करके पाचन क्रिया पूर्ण समाप्त कर देता है। इस प्रकार अमाशय और पाचन क्रिया मिलके भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है। अब इसमें पाचन के बाद जो अवशिष्ट बच जाते हैं वो जाते हैं आपको यहां पर बड़ी आंत में। तो पाचन क्रिया में जो पोषक तत्व थे उन सभी का पाचन हो गया। अब अवशिष्ट पदार्थ में कुछ खनिज लवण और जल ही पोषक बड़ी आंत में जाते हैं और बड़ी आंत में उन्हीं का अवशोषण होता है। और उसके बाद जल और खनिज लवण का अवशोषण होने के बाद ये बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में जाता है और मलाशय से रिक्टम, मलाशय से मल द्वारा अर्थात एनस द्वारा अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार